Hello students, welcome to you all in the third part of the first chapter Equality in Indian Democracy. In previous videos we had already read two stories, one of Kantas and the second one of Om Prakash Valmiki, who is a famous Dalit writer. And because he belongs to a Dalit community, he faced many problems in his childhood. Today we will read another story of Mr. and Mrs. Ansari. So let's start from page number 8, second para. The second story is based on an incident that took place in one of India's larger cities and is common practice in most parts of the country. तो इंडिया के बड़े बड़े शहरों में इस तरीके की घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं. It is a story about Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in the city. ये कहानी मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की है जो कि शहर में अपने लिए एक घर किराए पे ढूंढ रहे हैं. They had the money and so paying the rent was no problem. उनके पास काफ़ी पैसा है, फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उनके घर ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. They went to a property dealer for help to find a place. The dealer informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent. तो उन्हें घर चाहिए था रेंट के लिए. वो एक डीलर के पास जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर के पास. वो उन्हें कई अपार्टमेंट्स के बारे में बताता है जो रेंट के लिए खाली हैं. दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारीज लाइक इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट. सबसे पहले जिस अपार्टमेंट में वो जाते हैं, मिस्टर अंसारी की जो फैमिली है उन्हें वो काफ़ी पसंद आ जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि हम इसे किराए के लिए ले लेंगे. हाउएवर व्हेन द लैंडलेडी फाउंड आउट देयर नेम्स, लेकिन जैसे ही लैंडलेडी को उनके नाम का पता चलता है, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian resident. जैसे ही लैंडलेडी को ये पता चलता है कि उनका नाम अंसारी है, वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, उसने बहाना बनाना शुरू कर दिया. उसने कहा कि मैं किसी भी ऐसे पर्सन को अपना घर रेंट पे नहीं दे सकती हूँ जो कि नॉन वेजिटेरियन हो. क्यों? बिकॉज हमारी बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है. Both the Ansaris and the property dealers were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. लेकिन डीलर और मिस्टर अंसारी ये सुन के हैरान हो गए. क्यों? क्योंकि उनके पड़ोस में वहीं पे वो फिश के कुक होने की स्मेल उन्हें आ रही थी. द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट. ऐसा ही उनके साथ 2 या 3 बार हुआ. फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. The Ansaris were reluctant to do this and decided to look some more. तभी प्रॉपर्टी डीलर ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए मिस्टर अंसारी को एडवाइस किया कि क्यों ना आप अपना नेम चेंज कर दें, मिस्टर एंड मिसेस कुमार. लेकिन मिस्टर अंसारी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया. उन्होंने कहा कि हम आगे और अपार्टमेंट देखेंगे. In the end or last में it took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. मतलब उन्हें 1 महीना लग गया कि उन्हें कोई ऐसा अपार्टमेंट मिलता जहां उसे वो रेंट पे ले सकते. We have understood by now that the caste we are born into, जिस कास्ट में हमारा जन्म हुआ है, the religion we practice, जिस रिलीजन को हम फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, the class background we come from, वेदर वी आर मेल और फीमेल, चाहे हम मेल हैं फीमेल हैं, जेंडर बेस पे, दीज आर ऑफन द थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली. ये बहुत सारे रीजंस हैं जिन्हें हम अपनी सोसाइटी में आए दिन देखते हैं कि कहीं पे कास्ट के बेस पे, कहीं पे जेंडर बेस पे, कहीं पे रिलीजन बेस पे, कहीं पे क्लास बैकग्राउंड रिच है पुअर है, इस बेस पे हम आए दिन अपनी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं. Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of difference of caste and religion. जो आपने दोनों कहानियाँ पढ़ी हैं, इन दोनों कहानियों में हमने जो फर्स्ट स्टोरी थी वो कास्ट बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ, वो देखा. और जो सेकंड स्टोरी है वो है रिलीजन बेस पे, यानी मिस्टर अंसारी कौन सी फैमिली थी, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे. इसकी वजह से उन्हें इतनी सारी अनइक्वलिटी और इस तरीके की इंसल्ट फेस करनी पड़ी. तो व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब लोगों के साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाता है, देयर डिग्निटी इज वायलेटेड. डिग्निटी सम्मान, तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है. द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वॉज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड. इन दोनों ही कहानियों में ओम प्रकाश वाल्मीकि और मिस्टर अंसारी, इन दोनों का ही अपमान हुआ था. बाय पिकिंग ऑन हिम and making him sweep the school because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if
ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। इस तरीके की घटनाएं हम आए दिन स्कूल में भी देखते हैं। कई बार जाने अनजाने में बच्चे इस तरीके की हरकतें कर बैठते हैं, लेकिन ऐसा करने से बच्चों के मन में अनइक्वलिटी और अपने आप में हीनता की भावना, इस तरीके की फीलिंग्स अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। बच्चे अपने आप को एक दूसरे से कम आंकना शुरू कर देते हैं कि नहीं, हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया जा रहा है। बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन। यानी जिस सिचुएशन में ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने आप को देख रहे थे, वो एज अ चाइल्ड उसको शॉर्ट आउट नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो छोटे थे। इट वॉज हिज फादर, लेकिन जो उनके पिताजी थे, हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप, जब उन्होंने अपने बेटे को वहाँ सफाई करते हुए देखा स्कूल में, फेल्ट एंग्री, उन्हें बड़ा गुस्सा आया बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट, इस भेदभाव की वजह से, एंड कन्फ्रंटेड द टीचर्स, और उन्होंने टीचर्स को जवाब दिया। द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट व्हेन पर्सन रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट्स टू देम। However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion. यहीं पे मिस्टर अंसारी को जब प्रॉपर्टी डीलर ने सजेशन दिया कि आप अपना नाम क्यों नहीं बदल देते, तो कहीं ना कहीं उनके डिग्निटी को, उनके सम्मान को ठेस पहुंची, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे मेन फोकस जो आपका है वो किया जाता है इक्वलिटी पे। और अगर हम इक्वलिटी को फॉलो करते हैं तो इस तरीके का बिहेवियर हमें किसी के साथ ना करना चाहिए और ना करते हुए देखना चाहिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में सभी नागरिकों को, सभी सिटीजन्स को इक्वल माना गया है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन्स फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन्स, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, आप चाहे किसी भी ट्राइब के हो, कास्ट के हो, जाति के हो, धर्म के हो, चाहे आप एजुकेटेड हो, चाहे कम पढ़े लिखे हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो, चाहे आप रिच हो, चाहे आप पुअर हो, तो इंडिया में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बेस पे सभी को इक्वल माना गया है। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वलिटी सीज टू एग्जिस्ट, इट डजंट। यानी इसके मायने ये नहीं हैं कि अगर हम ये सारी चीज़ें इक्वलिटी के बारे में इतनी सारी चीज़ें कह रहे हैं कि रिलीजन बेस पे, कास्ट बेस पे, क्रीड बेस पे, कि हम सबको इक्वलिटी दे रहे हैं, लेकिन अनइक्वलिटी भी अभी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। सिर्फ बोलने से ही सब कुछ नहीं होता है। In democratic India, the principle of the equality of all persons is recognized, while earlier no law exists to protect people from discrimination and ill treatment. Now there are several that works to see that people are treated with dignity and as equals. बहुत सारे ऐसे लॉज बने हैं, प्रोविजंस बने हैं, और बहुत सारे ऐसे राइट्स दिए गए हैं पीपल्स को, जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि कहीं किसी के साथ इल ट्रीटमेंट तो नहीं किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किया जा रहा है। This recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. इन्हीं इक्वलिटी के लिए जो हमारे लॉज बने हैं, इन्हें रिकॉग्निशन, पहचान देने के लिए हमारे संविधान में कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं। जैसे फर्स्ट है आपका, फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। इट मीन्स कि भारत के संविधान में ये कहा गया है कि एवरी पर्सन, हर व्यक्ति, इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने हर व्यक्ति इक्वल है। ये आपके आर्टिकल 14 में आता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल बने हैं जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में आते हैं। तो जो आपका इक्वलिटी बिफोर द लॉ है, ये आपका आर्टिकल 14 में आता है। वॉट दिस मीन, जिसका मतलब है इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और टू कांता, चाहे वो उस कंट्री का प्रेसिडेंट हो, चाहे कांता हो, और डोमेस्टिक वर्कर, हैज़ टू ओबे द सेम लॉ। सबके लिए कानून इक्वल है। सेकेंड वन इज नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ their religion, race, caste, place or birth, or whether they are female or male. Third, every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops and markets. यानी हर किसी पर्सन को ये राइट है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, होटल हो, शॉप्स हो, मार्केट हो, कहीं भी आ जा सकता है। किसी भी रिलीजन को, किसी भी रेस, किसी भी कास्ट, चाहे वो उसने कहीं भी जन्म लिया हो, ये सारी चीज़ों के लिए उसे फ्रीडम होती हैं। ये सारी चीज़ें
आपकी आती है आर्टिकल 16 में एंड 15 में। आर्टिकल 15 कहता है सोशल इक्वलिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज, यानी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे यानी कि हर नागरिक, हर सिटीजन्स इक्वली उसको यूज़ कर सकता है। एंड आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कोई भी सरकारी नौकरी है कहीं भी है तो आप कास्ट, क्रीड इसके बेसिस पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, सबको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का इक्वल राइट्स होता है। तो ये आपका आता है आर्टिकल 16 में। नाउ नेक्स्ट, all person can use publicly available wells, roads and bathing ghats. Fourth, untouchability has been abolished. और आपने देखा होगा जैसे पहले के टाइम पे, अभी भी रूरल एरिया में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अनटचेबल्स जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ थोड़ा अलग ही बर्ताव किया जाता है, छूना नहीं है, उनके साथ बैठना नहीं है, खाना नहीं है। लेकिन हमारे आर्टिकल 17 में ये कहा गया है संविधान में, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी इसे इलीगल घोषित किया गया है। अगर आप किसी के साथ इस तरीके का बर्ताव करते हैं तो वो इलीगल कहलाएगा। तो ये आपका आर्टिकल 17 में आता है। लास्ट आपका है आर्टिकल 18, जिसमें कहा गया है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी उपाधियां देने का। जैसे हमारा स्टेट है, कंट्री है, वो आपका जैसे आपके एजुकेशन है और साइंस है, इनके फील्ड्स में उपाधियां दे सकते हैं, लेकिन इंडिया का कोई भी सिटीजन्स है वो किसी अदर कंट्रीज से बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के कोई भी टाइटल, कोई भी उपाधि को पा नहीं सकता है। तो आई होप आपको इक्वलिटी का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और इक्वलिटी जो हमारे संविधान में है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आती हैं, और इन्हें आपको अपनी रफ नोटबुक में लिखना है, जितने आर्टिकल्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। सो थैंक यू।